हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 3 हिमालय की बेटियाँ। और अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। तो अभी देखेंगे, आप सोच रहे होंगे मैं लाइन रीड करती जा रही हूँ, अभी समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं राइटर। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावगंभी इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। तो अब समझाती हूँ मैं क्या कहना चाह रहे राइटर। हिमालय की बेटियाँ कौन है? हिमालय की बेटियाँ नदियों की बात की जा रही है। तो राइटर किसकी बात कर रहे हैं कि अभी कहते हैं कि मैं जो नदियाँ हैं ना, इनको मैं दूर से देख रहा हूँ, ये कितनी गंभीर है। गंभीर वो लोग होते हैं जो एकदम शांत स्वभाव के, अच्छे, बहुत ही सोच समझ के काम करने वाले लोग होते हैं। तो राइटर कहते हैं ये दूर से देखने में कितनी गंभीर, कितनी शांत, कितनी काम लग रही हैं, अपने आप में खोई हुई लगती हैं देखने में। संभ्रांत महिला मतलब एकदम अच्छी, बहुत ही अच्छे विचारों वाली, अच्छे आचरण वाली महिला की तरह ही देखने में लगती हैं। और मेरे दिल में इनके लिए बहुत ही सम्मान है और बहुत ही आदर के भाव है। माँ, दादी, मौसी, मामी, मतलब सारी जो प्रिय औरतें होती हैं, किसी बच्चे को खिलाती हैं, उनकी गोद जैसी मुझे ये लगती है। जब इनकी धारा में मैं डुबकियाँ लेता हूँ, डुबकियाँ लेता मतलब वही ना, नहाना और सर को नीचे करके डालना पूरी तरह से पानी में, तो उसको डुबकियाँ लगाना कहते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस हिमालय के कंधे पर से जब मैं इन्हें देखता हूँ तो ये कितनी पतली दुबली लगती हैं। जब हिमालय से गंगा निकलती है तो एक धारा के रूप में होती है और ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते वो कितनी बड़ी और विशाल हो जाती है। इनका ये जो उछलना कूदना है, खिलखिलाकर हंसना है, मतलब वही ना, आवाज़ें करती हैं तो उसको ही राइटर खिलखिलाकर हंसना कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब ये पहाड़ी इलाके में होती हैं तो कितनी तेज़ बहती हैं, कितनी खुश और कितनी उल्लास भरी लगती हैं, पर ये जब मैदान में पहुंचती हैं तो ये कहाँ खो जाता है इनका सारा का सारा उल्लास। तो राइटर आगे कहते हैं, जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, किसी कली क्या होती है, जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर की जो बेसिक जो बड होती है, जो छोटी सी होती है, तो उसको कली कहते हैं। फ्लावर बनने से पहले उस पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, इतना कन्फ्यूजन, इतना विस्मय कि भाई क्या है मेरे मन में। ये इनकी जो बाल लीला देख करके बड़ी खुशी सी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। बाल लीला का मतलब है जब ये पहाड़ों में होती हैं तो कितनी शैतानियाँ करती हुई निकलती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको देखना। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें इतना बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? तो क्या बात कर रहे हैं ये, कहाँ ये भागी जा रही हैं? ये जो नदियाँ हैं ये इतनी तेज़ तेज़ बह रही हैं, ये भागकर जाना कहाँ चाहती हैं? इनका लक्ष्य क्या है? कहाँ पहुँचना चाहती हैं? इनकी डेस्टिनेशन क्या है? क्या इनका गोल है? ये इतनी बेचैन क्यों है? महान पिता का विराट प्रेम, तो महान पिता कौन है? इनके हिमालय की जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं जहाँ से इनको पानी मिल रहा है, वही तो इनके पिता हैं। इनके पिता का प्रेम इनके हृदय को अतृप्त है, मतलब इनका जो पिता इनको प्रेम दे रहे हैं, क्या वो पूरा नहीं पड़ रहा है इनके लिए, जो ये इतना ज़्यादा आगे चली जा रही हैं, इतनी शैतानी सी कर रही हैं? अगर इस प्रेम से भी ये तृप्त नहीं हो पा रही हैं तो इनकी जो प्यास है वो आखिर कहाँ जाकर बुझेगी, जो इतनी जल्दी जल्दी में आगे बढ़ती जा रही हैं? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिक सब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो मतलब ये कहते हैं कि इतने छोटे छोटे पौधे हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा पूरा का पूरा नज़ारा है, पौधों से भरी घाटियाँ, घाटियाँ इंग्लिश में इनको वैली बोला जाता है।
और हर तरफ जो है सब्जियां और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेड़ पौधे फूल सब कुछ है। इनकी लीला जो है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो ये क्या है, ये सारे पेड़ों के नाम हैं। देवदार, चीड़, ये जो है ना ये पेड़ों के नाम है। तो ये कहते हैं राइटर जब भी खूब शैतानी करती करती आगे निकल जाती हैं तो जब ये पेड़ों के जंगलों में पहुंचती है तो इनकी रफ्तार शायद थोड़ी धीमी पड़ जाती होगी। तो इन्हें कुछ सोचने का वक्त मिलता होगा कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो फिर ये आगे कहते हैं राइटर कि जो बूढ़ा हिमालय है ये अपनी जो इनकी नटखट बेटियां ये नदियां हैं ये किस तरीके से इसमें पानी देता होगा, वो कौन जवाब देगा। अगर आप हिमालय से जवाब लेने की कोशिश करेंगे तो आपको एक शांति ही वहाँ पर मिलेगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपशा, गंगा, यमुना, सरयू, दंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो देखिए ये है ना, ये यहाँ पे ना सारी की सारी नदियों के नाम हैं। क्या है ये नदियों के नाम यहाँ पर हमें बताए गए हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जिसको हम इंग्लिश में इंडस नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र तो आपको पता ही है, और बाकी रावी भी नदी है, सतलुज, ब्यास, ये सारी की सारी नदियाँ हैं। तो ये काफ़ी सारी नदियाँ तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र में से ही निकलती हैं। तो जब आप सिंधु ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं तो बहुत सारी नदियों की आपको और याद आ जाती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं तो कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इनको महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। तो अपने आप में तो सिंधु ब्रह्मपुत्र कुछ भी नहीं है। जो हिमालय है, हिमालय की बर्फ़ पिघलती है, उस बर्फ़ के पिघलने की वजह से इन नदियों में पानी आता है और उस पानी की वजह से ही तो ये आगे बह पाती हैं और समुद्र में जाकर के मिल पाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। तो कहते हैं कि समुद्र कितना भाग्यशाली है, कितना लकी है कि जो इस पर्वतराज है यानी कि हिमालय जो हैं इनकी जो बेटियां हैं, जो यहाँ पर इन्होंने ब्रह्मपुत्र और जो इंडस नदी है, सिंधु नदी को इनकी बेटियां कहा है पर्वतराज की, और इनकी बेटियां समुंदर में जाके मिल जाती हैं। तो समंदर कितना भाग्यशाली है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। मतलब ये लोग राइटर कहते हैं कि जिन लोगों ने इन नदियों को सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर देखा है, सिर्फ प्लेन एरियाज़ में देखा है, तो वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ये जो जब हिमालय की गोद में होती है तो कैसे बच्चों की तरह ये हरकतें करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को सरूर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी मुझे झिझक नहीं होती। तो ये राइटर क्या कहते हैं कि जो हिमालय की बेटियां हैं, हिमालय की बेटियां कौन है? नदी। बेटी है यहाँ पर नदी। तो बेटी के फादर कौन हुए, पिता कौन हुए? हिमालय। हिमालय यहाँ पर पिता हैं, हिमालय यहाँ पर पिता हैं। और समुद्र कौन है? समुद्र जो है, समुद्र हिमालय के दामाद हैं। समुद्र हैं हिमालय के दामाद। ऐसा किसके अकॉर्डिंग है? ऐसा राइटर के अकॉर्डिंग है। सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं है, राइटर के अकॉर्डिंग। तो राइटर कहते हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, भले ही उन्हें इन नदियों में कुछ ज़्यादा स्पेशल ना लगता हो, पर मेरे लिए तो ये बहुत स्पेशल हैं। ये हिमालय की बेटियाँ हैं। हिमालय जो हैं वो समुद्र के ससुर हैं। आगे राइटर कहते हैं कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वित्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो देखिए इसमें क्या है ना, कालिदास के बारे में बता रहे हैं। कालिदास जो है एक बहुत ही बड़े कवि हैं। उन्होंने काफ़ी सारी ना महाकाव्य लिखे हैं या फिर नॉवेल्स लिखी हैं। उन्होंने शकुंतला भी लिखी है। शकुंतला तो
एक सेकंड, उन्होंने मेघदूत लिखी है। तो मेघदूत के बारे में बताते हैं कि जो मेघदूत की कहानी है ना, उस कहानी में 2 लवर्स की स्टोरी है। तो एक लवर जो है वो मेघ से कहते हैं, आसमान से कहते हैं कि जो है मेरा प्यार जो है मेरी लवर को दे आओ, और वो बारिश के रूप में, नदियों के रूप में उस तरीके की बातें कहते हैं। तो राइटर कहते हैं कि जिस तरीके से कालिदास ने भी इन नदियों के रूप में प्यार को देख लिया था, शायद वही चीज़ मुझे भी आज इन्हें देख करके याद आ रही है। तो विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी से को प्रेम का प्रतिपादन देते हुए, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो वही है कि जो तुम्हारी लवर है वो तुम्हें पाकर के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगी। मेघ जो है बादल की बूंदें, नदियाँ जो है बादल की बूंदें, और नदियों का फेयर चल रहा है, वो जब बूंदें पड़ेंगी नदी में तो वो बड़ी नदी खुश हो जाएगी। ये बात सुन करके सोच एकदम से याद आ गई जो राइटर है उनको। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटी और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो वो यही कहते हैं कि किस नतीजे पर पहुंचेगी कि नदियों को, पहाड़ी की घाटियों को, मैदानों को अलग अलग पे देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि लवर अपने वो है ना कि उससे प्यार से अपने मिलने जा रहे हैं। इस तरीके की बातें कहते हैं ये। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेकर एक पर्सन है, उन्होंने नदियों को पूरी दुनिया की माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। माता बनने से पहले किसी की बेटियां भी तो होंगी। ये राइटर कहते हैं तो कोई बुराई तो नहीं है इनको बेटी के रूप में देखना। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी के की भावना करें तो क्या होगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। तो एक प्रेयसी मतलब लवर के रूप में भी हम इनको देख सकते हैं, और ममता का एक और धागा है, इनको हम बहन का भी स्थान दे सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, बहुत कवियों ने नदियों को बहन भी कहा है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि थोलेट तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटकाए नदी में बैठ गए। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। तो फिर ये कहते हैं कि एक बार मैं तिब्बत में था, मन थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो मैं सतलुज नदी में जा कर के पैर डाल के बैठ गया, और धीरे धीरे मेरा मन ठीक हो गया और मैं गाना गाने लगा। गाना क्या गाया इन्होंने, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तो इसमें है कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला ही अचरज है, अनोखी लीला है तुम्हारी, और मैं तुम पर मेरा मन जो है पूरा मिटा जा रहा है, और जितने भी मैं तुम्हारे गुणगान गाऊं वो कम है। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्र तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो तुम हिमालय की बेटी हो, और तुम्हारी जो महिमा है वो अपरंपार है, प्रकृति को तुम कितना खूबसूरत बना देती हो, और तुम्हारी जो छटा है जो दिखने में है ना, ये बहुत ही लिखी है नागार्जुन ने, कविता भी इन्होंने ही लिखी है। और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया इसमें।